क्यों दुख हुआ कहेंगे तो ठीक है। चलो तुम सब रिवीजन कर रहे हो ना एकदम बढ़िया से। आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर आप लोग को पढ़ा देंगे हम प्रकाश। हाँ टेंशन लो, बहुत कम ही बचा है। और अब क्या टेंशन है, अब तो आप सबको जब तक क्लास है आराम से करते रहेंगे। आज तो वो है भी नहीं डिस्टर्ब करने वाला बच्चा जो कहेगा छोड़ दीजिए, पढ़ते रहेंगे। जिसका छूट जाएगा वो ऑनलाइन पढ़ेगा। अब कोई टेंशन थोड़ी है। अब तो वैसे भी 10 बजे से क्लास है। ओहो तुम लोग को कभी चैन नहीं है। चलिए सर लोग तुम लोग का जीना मुश्किल कर दिया ना, टेस्ट है। चलो मैं तो, अरे आप सबका ऑनलाइन है ना, इसीलिए मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ा है। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग नहीं करना रहता ना, थोड़ा सा मैं सोचा कि अच्छे से कर लूं। अब तो खैर टाइम नहीं है, इसलिए मैं प्रकाश आपको देखना, प्रकाश जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको मेरी क्वालिटी समझ में आएगी। 2 दिन में खत्म कर दूंगा। वो ऑनलाइन नहीं रहता ना, मैं दोबारा कंप्लीट कर देता क्रैश कोर्स भी। ऑनलाइन की वजह से थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ाने लगे, उतना आपको करना भी नहीं है, आपको मैं लास्ट में टिक करवा दूंगा। ठीक है चलिए, तो आज वैसे खत्म ही कर देंगे, पहला यूनिट खत्म है। अब बाकी 2 यूनिट का अच्छे से रिकॉर्डिंग तो होगा नहीं, मतलब सिर्फ ब्रीफ हो पाएगा। तो अब उसके लिए तुम सब एग्जाम देके फिर आना, फिर तुम्हें बैठा के रिकॉर्डिंग करेंगे। नहीं ऐसे फ्री में ही। चलो जल्दी से आप सब, हम लोग कहां पे खत्म किए थे? 1 मिनट सुन तो। ओए मैंने जो आपको पढ़ा था प्रत्यावर्ती परिपथ, सब ध्यान दो इधर। उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको पढ़ाई थी, शायद आपको याद होगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं शुरू से, सुनो तो। जब परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध हो, हेलो, जब परिपथ में सिर्फ, तो मुझे बताइए विभवांतर और धारा के बीच का कलांतर क्या था? हाँ 1 मिनट, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो, सुनो। अगर परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है, परिपथ में सिर्फ, तो धारा और वोल्टता, धारा और वोल्टता दोनों की कला समान, दोनों की कला समान थी। तो क्या मैंने ऐसे चित्र बनाया था कि मान लीजिए ये वोल्टेज है, समान मतलब क्या, एक दूसरे के समांतर, तो दोनों के बीच में कोई कोण नहीं। तो क्या मैं ऐसे चित्र बना सकता हूं? जो दिशा होगी धारा की वही दिशा होगी विभव की। ऐसा किसमें था? प्रतिरोध में सिर्फ। अरे किसमें? बोलिए, इसकी कलांतर क्या आई थी? 0। समांतर है तो कितना कोण? कलांतर मतलब दोनों के बीच का कोण, एक तरीके से समझो तो मैथमेटिकली, हाँ या ना? अच्छा, नंबर 2, अगर आपका परिपथ संधारित्र युक्त है, सिर्फ संधारित्र, तो याद करो, अगर मैं यहां पे मान लूं धारा, तो इसका विभव किधर था? ऊपर नीचे? संधारित्र में विभव यानी विभवांतर जो हमारा था वो किधर था? नीचे, क्योंकि वहां पर धारा अग्रगामी थी और विभव पश्चगामी थी। और कितना कोण का फर्क था? तो इसका निकाला था हमने कलांतर पाई बाई। ये चित्र याद रखना, इतना ही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पूरा मत पढ़ना तुम, ये तीनों याद रखना, नहीं हो तो टेबल बना लेना। एक और बात, इसका प्रतिरोध यानी प्रतिघात कितना था? 1/, हाँ इतना ही चीज याद रखना, नहीं हो तो भी टेबल बना लेना साइड में। तीसरा, अगर मैं कहूं कि धारा यहां है, तो मुझे बताइए, सॉरी इसमें जगह नहीं बचा, अगर मैं कहूं कि धारा यहां है प्रेरकत्व के लिए, तो इसका विभवांतर किधर बना था? इसका जो विभवांतर था वो अग्रगामी था, और धारा, और कितने का फर्क था? क्या तुम इतना नहीं याद रख सकते हो? ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। इन दोनों के बीच का भी कलांतर होता है पाई बाई। उतना रटने की कोई आवश्यकता, ये चित्र से बच्चा समझ जाएगा। इसमें ऊपर कौन? विभवांतर यानी वोल्टता, और धारा नीचे, जो ऊपर है उसको आगे, जो नीचे उसको पीछे कहेंगे। या इसे अग्रगामी और ये, इसमें ये अग्रगामी और ये पश्चगामी। ये किसके लिए था? कैपेसिटर के लिए। ये किसके लिए था? इंडक्टर के लिए। ऐसे लिख दिया आई फॉर इंडक्टर, ऐसे। ये 3 चीज हमने पढ़ा था, इतना ही आपको याद रख के जाना है। इसी में से कोई ऑब्जेक्टिव आपसे 1-2 पूछा जाएगा। एक तो औसत और वर्ग माध्य वाला बता दिए थे, तो वर्ग माध्य जरूर पढ़ के जाइएगा, और इनमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव आपको देगा। आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शक्ति गुणांक का नाम सुने हो? पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक क्या होता है बाबू? सब भूल गए हो? cos फाई। अरे शक्ति गुणांक मुझे बता देता हूं, यहां पर फाई का मान अगर 0 ले लें
तो cos 0। अरे बोल दो यार, कोई पूछेगा आपसे प्रतिरोध जब हो तो शक्ति गुणांक 1, यहां बोलिए पावर फैक्टर शक्ति गुणांक cos 90, बोलो 0। ओ एक मिनट, संधारित्र में कोई भी शक्ति का क्षति नहीं होता है। संधारित्र युक्त परिपथ होती है तो वहां कोई भी ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, शक्ति का क्षय नहीं होता है, इसलिए इसको शक्तिहीन धारा भी कहते हैं। अरे जिसमें प्रेरकत्व हो उस परिपथ में जब धारा प्रवाह करती है तो शक्ति का क्षय, इसलिए प्रेरकत्व युक्त परिपथ को, प्रेरक युक्त परिपथ में जो धारा प्रवाह करती है उसको बोलते हैं शक्तिहीन, क्योंकि उसने कोई शक्ति का क्षय होने। संधारित्र, बोलिए इसका पावर फैक्टर, अरे पावर समझते हो ना, शक्ति, शक्ति गुणांक याद करो अभी, शक्ति गुणांक का सूत्र cos 5, अरे बोलो cos 5, तो इसका भी cos 90 कितना। संधारित्र और प्रेरकत्व अगर किसी परिपथ में है तो उसमें शक्ति की क्षति, तो उस परिपथ में जो धारा प्रवाह करती है उसे बोलते हैं शक्तिहीन धारा। जबकि प्रतिरोध होगा तब 1 आ गया, 1 आने का मतलब है cos का सबसे बड़ा मान है ना 1, यानी प्रतिरोध में सबसे ज्यादा ऊर्जा की क्षति होती है। और प्रेरकत्व और संधारित्र अगर किसी परिपथ में है मतलब वहां प्रतिरोध नहीं है तो वहां ऊर्जा की क्षति या शक्ति का क्षय नहीं होगा, उस परिपथ में धारा प्रवाह करेगी तो उसे हम कहेंगे शक्तिहीन धारा। लिख लीजिए एक जगह पे, जो कल पढ़ाए थे पिछले क्लास में उसका समरी यही है, मत याद करना तुम वो पूरा, सिर्फ इतना याद रखना, प्रतिरोध के लिए, संधारित्र के लिए और प्रेरकत्व के लिए। कलांतर दोनों का प्रतिरोध का मान था ना, इसको बोलते थे प्रतिघात, सॉरी हाँ प्रतिघात, यही ना। और प्रतिबाधा क्या था, प्रतिबाधा में दोनों चीज आके जुड़ जाता था, कौन, प्रतिरोध और प्रतिघात। प्रतिघात और प्रतिरोध के संयोजन को प्रतिबाधा कहते हैं। नहीं याद रहे तो ऐसे ही बोल सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये भी बताया था ना। जब प्रतिघात और प्रतिरोध दोनों को मिला देते हैं, दोनों का संयोजन करते हैं तो उसे कहते हैं प्रतिबाधा। आज वो आएगा, कल परिभाषा लिखवा दिए थे ना। किसी परिपथ में जब वोल्टता आरोपित करते हैं तो प्रवाहित होने वाली धारा का जो विरोध करता है उसी के माप को कहते हैं प्रतिबाधा। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्रतिरोध और प्रतिघात के संयोजन को प्रतिबाधा कहते हैं, सिंपल। तो सब एक ही चीज है, बस थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। प्रतिघात क्या था, जो धारा में धारा परिवर्तन का विरोध करता था। प्रतिरोध क्या है, जो धारा प्रवाह का विरोध करता है। तो की पॉइंट याद रखो, बाकी भाषा तो आप खुद से बना दोगे। बस यहां से आपको पता लग गया, इसमें धारा अग्रगामी है, विभवांतर पश्चिगामी, इसमें विभवांतर पश्चिगामी है और धारा, विभवांतर अग्रगामी है और धारा पश्चिम। जो ऊपर है वो अग्रगामी है, जो उसके नीचे है वो, इसमें ऊपर कौन है आई, पीछे कौन है, पीछे है तो पश्चिगामी, आगे है तो अग्रगामी। इसमें विभव अग्रगामी जो विभवांतर है वो, और इसमें धारा। तो इतना पॉइंट सिर्फ याद रखना, ये फिगर माइंड में रहेगा ना तो आपका सारा काम हो जाएगा। इतना आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये याद है तो समझो आपका काम हो गया। और ये सबसे ऑब्जेक्टिव भी आएगा इस लेसन में। ज्यादा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव। या फिर 2 नंबर का परिभाषा बताइए, वाटहीन धारा क्या है, मतलब शक्तिहीन धारा क्या है, उसी को वाटहीन धारा को कहते हैं। चोक कुंडली किसे कहते हैं बताऊंगा आपको, सब छोटा छोटा परिभाषा है, आज वही खत्म करना है। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू हो जाए तो आगे बढ़ो। लिखिए, सबसे पहले मैंने आपको यहीं तक पढ़ाया था ना, प्रेरकत्व तक। अगला लिखिएगा, तीन परिपथ पढ़ लिए थे, चौथा का नाम लिखिए एकदम रफ्तार में। 4th नंबर जहां पढ़े थे वहां से शुरू हो जाइए। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आरसी परिपथ। नाम से यह स्पष्ट है, इस परिपथ में कौन कौन सा चीज है, प्रतिरोध। लिखिए, आरसी सर्किट कहते हैं इसे, आरसी सर्किट। देखिए, एक प्रतिरोध, ये सब ऑब्जेक्टिव में ही आएगा तो आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ के जाना है, जितना कहूंगा उतना याद रखना है। सिर्फ मैं बताते चलूंगा क्या क्या है, समझाने के लिए मैं इतना करता हूं। और संधारित्र ऐसे, और इसको किससे जोड़ दिया हमने, प्रत्यावर्ती विभव के स्रोत से, बन गया।
इसका नाम आर और इसका नाम एक्स सी, इसका मान होता है 1/, एकदम रट जाना इस चीज को, ये पक्का ही पूछेगा। ओमेगा जानते हो ना सब लोग क्या होता है, ओमेगा बराबर पढ़ाए थे 2πf या फिर 2π/t, तो ओमेगा का कभी मान निकालने के लिए दे देगा, तो सब ध्यान रखना है। चलिए अब सुनिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार मान दे देता है, सूत्र याद है तो मान ही नहीं बैठा पाए तो क्या फायदा, तो आपको बोलेगा आवृत्ति इतना है तो एफ रख दीजिएगा, ऐसे करके निकालना, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, इसका हमें बनाना है आरेख। कौन सा आरेख, कला आरेख। सुनना, मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूं कि यह है हमारा धारा, तो क्या जिस तरफ धारा होती है उसी तरफ विभव भी होता है प्रतिरोध का। अभी पढ़े थे धारा और विभव प्रतिरोध में दोनों को समान दिशाएं बनाए। अरे देखो भूल गए सर हम, देखिए दोनों समांतर था, तो मैं दो अलग अलग नहीं बना के एक पे ही दिखा दिया हूं। क्यों मैंने प्रतिरोध बनाया, क्योंकि यहां प्रतिरोध था तो उसका विभव बनाएंगे। ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में धारा सबका तो सेम ही होता है, तो मुझे विभव का आरेख बनाना है, विभवांतर का आरेख। धारा का आरेख नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि धारा दोनों में विभवांतर को देखना है, तो इसका विभवांतर VR। अब मुझे यह बता दो, संधारित्र का विभवांतर धारा के ऊपर या नीचे, सही बोल रहे हो, यहां से मिला लेते हैं, धारा के, इसका मतलब इसके लिए जब बनाएंगे तो वो धारा से किधर बनेगा बाबू, ये हो गया VC, खत्म। इन दोनों के बीच में जो बनेगा, सदिश को जोड़ने आता है ना, तो सदिश के हिसाब से देखेंगे तो दोनों के बीच में जो बनेगा क्या वही नेट होगा। और मुझे बताइए क्या ये 90 डिग्री पर जुड़ा है, तो 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस। अरे सदिश में क्या होता है, cos 90 जीरो हो जाती है ना, तो क्या बन गया फॉर्मूला, √अंडर VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं, सुनिएगा ये बात सब जानते हो, सुनो, अगर कोई पूछे VR तो V बराबर क्या होता है IR, कोई पूछे VC तो जगह I इंटू XC, कोई पूछे V तो I इंटू इस पूरे का जो हम निकालेंगे प्रतिरोध उसको बोलते हैं प्रतिबाधा यानी IZ। इसका मान यहां बैठाएंगे और देखो क्या निकलेगा, IZ बराबर √अंडर VR क्या होता है IR, तो लिख सकते हैं I² R² प्लस VC, वेरी गुड, I² XC का I² कॉमन ले लें, रूट से जब I² कॉमन निकलेगा तो सिर्फ I बचेगा, तो ये हो गया I और अंदर में क्या रह गया, I ने I को मार दिया। आपको बस एक ही चीज याद करना है, इतना नहीं करना आपको सिर्फ याद रखना है Z इक्वल टू, कुछ याद आया, ऐसा पढ़े थे, खत्म। अब सुनना, वैसे भी सुनना, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। प्रतिरोध है और संधारित्र है, तो प्रतिरोध और संधारित्र के बीच में कोण कितना बना था 90, तो प्रतिरोध होता है R, संधारित्र होता है XC और दोनों 90 डिग्री पे है, तो क्या पाइथागोरस से जोड़ेंगे, पाइथागोरस से जोड़ेंगे तो डायरेक्ट Z बराबर यानी प्रतिबाधा बराबर √अंडर R² प्लस, सिर्फ ये याद करना है, ये आपको दिमाग में रखना है, और इसी को हम लोग कहते हैं लिख लीजिए प्रतिबाधा। कोई पूरा नहीं लिखना चाहता है, सिर्फ ये लिख लीजिए इसके नीचे बना के, आपकी चॉइस। मैं समझाने के लिए पूरा डिटेल में बता दिया हूं, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है पहले से। प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम, क्योंकि ये भी एक टाइप का क्या है प्रतिरोध। V बराबर IR तो जानते हो ना, V बराबर IR, इसका V बराबर इसका भी IR, लेकिन इसका R क्या है X, और जब हम टोटल निकालेंगे तो उसको प्रतिबाधा कहेंगे, तो V बराबर IZ, जो कि इन दोनों का नेट है, यहां निकाल देंगे। इसमें पाइथागोरस से क्यों जुड़ा, क्योंकि हम इसको सदिश के रूप में जब जोड़ेंगे तो सदिश में याद है √अंडर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, और थीटा 90 रखते हैं तो क्या बचता है √अंडर A² प्लस, तो इसलिए ऐसा बना। या सदिश का कुछ याद है, समान दिशा में हो तो जोड़ देते हैं, विपरीत में हो तो घटा देते हैं, ट्रिक बताए थे। 90 पर हो तो पाइथागोरस लगा देते हैं, और बाकी कोई एंगल पे हो तब A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा का अंडर रूट। तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा, ये है अपना प्रतिबाधा। इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है उसे ही आपने क्या कहा, वही मैंने आपको परिभाषा में भी लिखाया था कि जब किसी परिपथ में आप वोल्टता आरोपित करते हो तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा का जो विरोध करता है, यस और नो, उस विरोध के माप को कहते हैं हम लोग क्या, प्रतिबाधा। खत्म। अब बताइए ये वोल्टेज कहां बना, नीचे, इन दोनों का नेट कहां बना, नीचे बना, मतलब ये वोल्टेज क्या हो गया बताओ, अग्रगामी पश्चगामी, धारा के तुलना में कौन सा, पश्चगामी। अगर इस कोण को हम कहें फाई,
तो क्या इस फाई का मान भी हम निकाल सकते हैं? इस कोण को अगर मैं फाई कह दूं, इस त्रिभुज को देख के निकाल सकते हैं? खैर इसकी कोई जरूरत, बट फिर भी मैं निकाल देता हूं। 10 फाई लंब बट्टे, बोलिए इसके सामने लंब कौन है? ये किसके समांतर है? VC के। तो VC बट्टे आधार कौन? VR। और VC क्या होता है? I इंटू XC। और VR क्या होता है? I इंटू I ने I को, देखिए आंसर क्या बना? XC बाई, आपको नहीं करना याद है। आप अगर याद रखना चाहते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, शक्ति गुणांक किसे सूचित करते हैं? कॉस फाई से। कॉस फाई का सूत्र बोलो, ऐसे निकालो। सुनो टेक्निक से बता देता हूं, शायद आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। देखना सब लोग, हम जानते हैं 10 फाई आया है XC बाई आर, और ये क्या होता है? लंब बट्टे आधार। और कॉस क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कौन है इसमें? आर। और कर्ण क्या होगा? रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस, अरे XC का स्क्वायर प्लस, ये भी तुम्हें नहीं याद करना है। और सिंपल, आर बट्टे, क्या ये जेड के बराबर था? तो सीधे लिख दो ना जेड। शक्ति गुणांक आर बट्टे, याद रखना जब भी परिपथ आपको दिया जाएगा इस टाइप का, RC RL सबका एक ही आंसर होता है, आर बट्टे जेड शक्ति गुणांक। बट जो बच्चा कुछ नहीं करना चाहता है, सिर्फ ये याद करेगा, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, वो भी किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के अलावा और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इधर प्रतिरोध है तो R मान लीजिएगा, इधर संधारित्र है तो XC मान लीजिएगा, दोनों 90 डिग्री पर। ओए इतना मत याद करो, दिमाग में बैठा दो। इधर कौन? प्रतिरोध। मान लो माइंड के अंदर शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक, एक मिनट सुनो, शॉर्ट ट्रिक सुनो। इधर कौन? प्रतिरोध। इधर कौन? दोनों के बीच का कोण तो 90। तो क्या दोनों के बीच में जो बनेगा उसको जेड मान लें? और ये जेड होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, खत्म। कहां कुछ याद करना पड़ा? अगर तुमको शक्ति गुणांक भी पूछ दे और इसको अगर आपने फाई माना है तो यहां से निकल जाएगा कॉस फाई। बताओ, आधार बट्टे कर्ण, इसके सामने वाले को लंब कहते हैं, ये आधार हो गया। आधार के साइड कौन है? आर। कर्ण बोलिए, कहां कुछ याद करना, इतना याद करो ना। टेक्निक छोड़ो ये सब, समझे लॉजिक? देखो उतना दूर बन गया, और इन दोनों के अलावा कुछ नहीं करना है। आपके माइंड में याद भी हो गया होगा, याद हुआ फॉर्मूला? आर और सी रहे तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स, और एक्सी किसके बराबर होता है? ये मत भूल जाना। चलिए अगला लिखिए, ये छाप लिए, कर लो रफ्तार में। आप पूरा डिटेल में नहीं लिखना तो ट्रिक लिख लो सिर्फ। अरे देखो, चीजों को समझ जाओगे ना तो बहुत इजी हो जाता है। मैं एज ए टीचर, मुझे बहुत सारा चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन आप की पॉइंट दिमाग में बैठाया करो। हम भी पढ़ने टाइम में ऐसे ही करते थे, तभी तुम लोग को पहले से कहते थे ना, शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ। आगे किसी चीज का तैयारी करना अपने जीवन में ना, जो पढ़ते हो उसका फॉर्मूला का जो चीज समझ में आती है उसका फटाक से एक जगह शॉर्ट नोट बना लो, पतला सा कॉपी में, हो गया। अब चूंकि आपको पता ही है, जिंदगी में आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही खूब सारा, क्योंकि भाई सिलेबस मैंने थोड़ी बनाया है और ना मैंने कोई खोज की है, वो जो है उसी चीज को आपको पढ़ना है। लेकिन तुम ये भी तो सोचो, आज से कई जमाने पहले किसी ने इस सब चीज का खोज कर दिया, वो तुमको पढ़ना भी नहीं है, कोई तुमको पढ़ा रहा है तब भी समझ नहीं आ रही, तो सोचो खोजने वाले ने कैसे खोजा होगा। वो भी उस टाइम में जिस समय कोई स्रोत, अभी तुमको समझ में नहीं आता यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हो, उस समय कुछ 3D का जुगाड़ था। इसका मतलब ये हुआ कि आज से कई जमाने पहले जिनके पास खोपड़ी था, तुम्हारा खोपड़ी उससे भी डल है। सोचो, जबकि स्रोत बढ़ने से हमारी खोपड़ी बढ़नी चाहिए ना, ऐसा खोपड़ी का क्या फायदा? ये तो कद्दू रह गया, खोपड़ी कम, और ये क्या रह गया? लिखो नेक्स्ट, बढ़े आगे। अब जैसे ही इसको किए हैं वैसे अगला करना है, तुम लोग खुद से जवाब दो तो। आरएल परिपथ में क्या होगा? आरएल रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इसका भी कॉस फाई होगा आर बट्टे जेड, बस इसका जेड होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, हो गया। एक सीखे दूसरा काम हो गया। लिखिए 5वां नंबर, जल्दी करो, खत्म करना है इसको फटाफट। आर एल परिपथ एकदम इंटरेस्टिंग है यार, मुझे तो बड़ा मजा आता है चीजों को समझने में, समझाने में बहुत एकदम फील आता है। आर एल
परिपथ। लेकिन ये है कि आप सभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो चीज नहीं आए डिस्कस करो तब। चलिए क्या बनाएंगे, एक आर और एक कौन, एल, इसको जोड़ दिया हमने एसी के स्रोत से। ये आर, ये एक्सएल, एक्सएल का वैल्यू क्या पढ़े थे, ओमेगा एल। देखो तुम्हें आता है, ओमेगा बराबर, ओमेगा बराबर अभी लिखे थे, ओमेगा बराबर हाँ 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाई टी, बार बार भूल जाते हो। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाई टी। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एफ बराबर 1 बाई टी? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, टी बराबर 1 बाई एफ? हाँ चलिए नेक्स्ट बोलिए, तो इसका कोई बना कर देता हूं। इधर देखो, देखो ध्यान से, इधर धारा, इधर ही विभव प्रतिरोध का, हाँ या ना, प्रतिरोध है ना, बना दिए, दोनों सेम पढ़े थे फिगर पीछे। बोलिए इसमें विभवांतर किधर बनेगा प्रेरकत्व का, ऊपर, वेरी गुड। किधर बनेगा, इसका नाम VL। क्या दोनों के बीच में इस पर ऐसे बनेगा इसका रिजल्ट? तो ये हमारा हो गया क्या, फाई, और ये हो गया V। तो क्या लिखेंगे, V बराबर रूट अंडर, बोलिए बोलिए, VL का स्क्वायर प्लस VR का। डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या मैं V को लिख सकता हूं IZ? यस सर। रूट अंडर, क्या मैं VL को लिख सकता हूं I स्क्वायर XL का स्क्वायर? क्या मैं उसी प्रकार से VR को लिख सकता हूं I स्क्वायर प्लस? तो तुम तो खुद ही इंटेलिजेंट हो। यहां पे क्या कॉमन ले लिए, Z, तो ये हो गया XL का स्क्वायर प्लस I ने I को खा दिया, बोलो क्या बचा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस, बोलिए कोई दिक्कत, खत्म। सिंपल टेक्निक, इधर R उधर XL, दोनों का नेट बनेगा Z। कोई तुमसे पूछ दे cos फाई, इसका भी आंसर होगा R बटे, बस Z इस जगह पे ये होगा, वहां Z कुछ और था, यहां Z, लेकिन है तो टेक्निक सेम। कोई पूछे tan फाई, tan फाई निकालने बोलेगा, क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं, VL बटे VR, VL का मतलब हो गया XL, यही ना, और XL बटे क्या, वहां देखो वहां क्या निकला था, XC बटे R, यहां निकला, सब एक जैसा है। लिख लीजिए फटाफट रफ्तार में एकदम, खत्म। cos फाई का नाम शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, किसका, अरे उसका परिभाषा नहीं है कुछ भी, बट इसमें क्या लिखोगे, जिसमें प्रतिरोध और संधारित्र लगा होता है, इसमें पूछा सिर्फ ये जाएगा, जिसका परिभाषा पूछा जाएगा मैं खुद ही लिखवा रहा हूं। LCR परिपथ होगा, हाँ जी, LCR परिपथ है इंपॉर्टेंट पगली। अरे ये कैसी प्रत्यावर्ती परिपथ है, जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में, बस ये क्या है, बट ये पूछा वहां जाता है प्रतिबाधा, इसका मात्रक, हाँ प्रतिबाधा, प्रतिघात, प्रतिरोध, सबका मात्रक ओम है, सब एक प्रकार से विरोधी करता है प्रवाह का। लिख लीजिए रफ्तार में, 90 डिग्री पर है ना R और XL, इसलिए दोनों को हमने कैसे जोड़ दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा के, क्योंकि सदिश के हिसाब से जोड़ते हैं। याद रहेगा ना, खैर नहीं याद रहेगा तब भी टेंशन लेने की जरूरत, सबका मैं टेबल बनवा दूंगा, तुम सिर्फ रफ्तार में लिखते तो जाओ, मुझे एक बार खत्म करने दो। अच्छा एक चीज और बताऊं, इस प्रेरकत्व को ही हम लोग बोलते हैं चौक कुंडली। नाम सुने चौक कुंडली का, पूछता है चौक कुंडली किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जिस परिपथ में कौन हो, उच्च प्रेरकत्व हो लेकिन प्रतिरोध नगण्य हो, मतलब प्रतिरोध बहुत कम हो, तो ऐसे परिपथ को कहते हैं, या सॉरी ऐसे कुंडली को कहते हैं चौक कुंडली। इसका काम क्या होता है, बोलो, चौक कुंडली यानी प्रेरकत्व ऊर्जा का क्षति करता है कि नहीं, नहीं, संधारित्र और प्रेरकत्व ऊर्जा का क्षति, तो ये बिना ऊर्जा का क्षति किए धारा के शक्ति को कम करने का गुण रखता है, कौन, प्रेरकत्व, इसीलिए इसको कहते हैं चौक कुंडली। अरे आपके ट्यूबलाइट में लगा रहता है, ट्यूबलाइट में क्या लगा रहता है, चौक, नहीं सुना था कि बचपन में, तुम सब क्या इंजीनियर बनोगे, मैं अपने टाइम में सब खोल खाल दिया करता था, पता है आपको, जितना भी मेरे यहां कोई भी सामान अगर खराब हो ना,
तो सबसे पहले मैं उसको खोल के ट्राई करता था, सही करने का नहीं कि चलो ये तो खराब है ही, कौन सा डांट पड़ेगी, थोड़ा और हो जाएगा या ठीक हो जाएगा, कम से कम देख तो लेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। बताओ, मैं ऐसा कलाकार था। एक बार मैं ना, वो गाना बजाने वाला नहीं होता है, पहले आपको पता है, पहले एम्पलीफायर आता था अलग से, जैसे आजकल तो तुम फोन में टीवी में सब में सुन लेते हो। तो एक मिनट रुको, तो मैंने रिकॉर्डिंग लगाया है कि नहीं? हाँ हाँ, मुझे लगा रिकॉर्डिंग छूट गया तो फिर दिक्कत हो जाती। सुनो, मुझे लगा पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर बाद में जो बच्चे क्लास छूट जाएगा उसके लिए कैसे अपलोड करूंगा, इसलिए मैं देख। सुनो, मैं क्या कर रहा था, तो एक बार क्या हुआ हमारे यहाँ ना, आपको पता है पहले जो लाइट आती थी, किसी फेज का लाइट चला गया, अभी भी होता है, किसी फेज में है ना। तो मैं मामा के घर गया हुआ था, और क्या कहते हैं वो जो एम्पलीफायर, उस पर मैं गाना सुन रहा था। मैं गाना का बहुत शौकीन इंसान हूं, पहले से सुन रहा था। एकाएक बजना बंद हो गया, और मैं इन सब कारण से ना खूब मार पिटाई खाया हूं बचपन में, ऐसे ऐसे कारनामे किए। मतलब कोई चीज खराब करने के लिए ना मैं फेमस हुआ करता था। तो ऐसे खराब हो गया तो तुम तो जानते, मैं डर गया कि फिर से पिटाई लगेगी। पिटाई खाना तो आदत हो गया था, और डर भी लगता था कि फिर से पिटाई लगने वाली है। तो पता है मैंने क्या किया, बहुत छोटा हुए करते थे, पता है उंगली से बहुत पतला पतला होता था। मैं सोचूं कि लाइट, मुझे पहले लगा कि कहीं लाइट तो नहीं कट गई। एक्चुअल में क्या होता है कि कभी फेज उड़ता है ना, तो आप देखोगे इंडिकेटर थोड़ा थोड़ा जलेगा, लेकिन बाकी आपका जो डिवाइस है वो चलेगा नहीं। अब उतना तो मुझे ज्ञान था नहीं उस समय, तो मुझे लगा कि इंडिकेटर जल रहा है और ये बाजा नहीं बज रहा है, इसका मतलब बाजा में कुछ खराबी हो गया। और उस दिन मैं सुबह से बजा रहा था, मैंने सोचा गर्म होके लगता है अब जो है हमको पिटाई लगने वाला है कि तुम सुबह से इतना इतना देर कौन बजाता है। फिर मैं गया दौड़ते दौड़ते, सब कुछ बंद करके दौड़ते दौड़ते देखने के लिए गया कि अगल बगल में लाइट है कि नहीं। अगल बगल में गया देखने के लिए, तो लाइट थी। कैसे लाइट थी? क्योंकि उस फेज में लाइट नहीं था, लेकिन दूसरे फेज में था, और अगल बगल वाले जो थे वो दूसरे फेज में जोड़े होंगे। मुझे तो दिखा कि लाइट है। अब मैं समझ गया कि ये खराब हो गया, क्योंकि मैं तो ये समझा कि लाइट है तब भी नहीं बज रहा है, इंडिकेटर जल रही है, समझ रहे हो। अब लेकिन मेरे अंदर तब भी चैन नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने क्या किया पता है आपको, ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसमें आप वो प्लग नहीं लगाते हो, उसमें मेरा उंगली बहुत पतला होता था। मैं सोचा कैसे पता लगेगा इसमें करंट है कि नहीं, तो मैं अपना उंगली उसमें, तो उंगली गया नहीं। बच्चे भी हो तब भी उतना पतला थोड़ी उंगली होता जो उसमें चला जाएगा। मैं जबरदस्ती कर रहा हूं 10 बार 15 बार लगातार आधा घंटा, कुछ देर तक किया, वो उंगली गया उसके अंदर और मुझे करंट लगा। तो मैं समझ गया कि लाइट तो है, इसका मतलब खराब हो गया। आप बंद करके चुपचाप चलो। बंद करके चुपचाप चले गए। पूरे दिन में दिखाई नहीं दिया। सुनना, शाम में जब आया ना, तो मेरे नाना जी वहां पे बैठ के, और उस समय वो आता था गुलशन कुमार का हनुमान जी का बहुत अच्छा वो है, एक 2-3 सीरीज में आता था, तो उसमें कैसेट लगती थी पता है। तो जब मैं आया शाम में, तो बैठ के सुन रहे थे, तो मैंने देखा कि सही हो गया, बात को दबा दो, कुछ नहीं बोलना है। बाद में मुझे पता लगा कि वहां पे उस फेज में लाइट नहीं थी, इसलिए गड़बड़ी हुआ था। तो ऐसे 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 एक बार ट्रैक्टर खराब कर दिया। मैं सारे भाई बंधु बैठे हुए थे, मैं कहा मैं ड्राइवर बनूंगा, तुम सब पीछे बैठो। गियर लगा रहे थे बार बार, गियर फंस गया। गियर क्या हुआ? अब मैं कितना होशियार पता है, अभी मेरे जो क्या कहते हैं कजन ब्रदर हैं एक बड़े, वो देख, अगर वीडियो अगर देखेंगे तो उनको पता लगेगा। मैंने कहा कि अब आप ड्राइवर बनिए, मैं समझ गया ये खराब हो गया है। मैंने कहा अब आप ड्राइवर बनिए, मैं बैठता हूं, ठीक है। सुनना क्या किया, फिर उनको ड्राइवर सीट पे बैठा के, और मैं कहा घर से आता हूं, और मैं घर दिखाने के लिए गया था कि मैं यहां हूं, ताकि बाद में जब बोलेगा खराब हुआ तो मैं बोलूंगा कि मैं थोड़ी बैठा था, मैं तो यहां था, बैठे तो वो थे। सबको वहीं छोड़ के मैं कहां गया, और भाई मेरी नसीब खराब, मैं घर गया 2 मिनट बाद सब वहीं, वो सभी आ गए। मैं घर आधा घंटा रहता, वो लोग आधा घंटा नहीं आते, तो अच्छे से फंसते वो। फिर तो एकदम क्लियर हो जाता कि तुम तो यहीं था, ट्रैक्टर पे वही सब बैठा था। लेकिन वो सभी आ गए, फिर वहां पे बातों को घुमाया गया, लेकिन तब भी सबका शक कहां गया, इसी का कारनामा होगा। तो ये बड़े मजेदार कहानी होती थी। मुझे मामा के घर में बहुत मजा आता था पता। खैर चलो, कितने हो गए? 5 5 पढ़ लिया ना। 6 नंबर देखो, इसके बाद एक लास्ट है एल सी परिपथ। एलसी परिपथ है, एलसीआर अभी नहीं आया है। एलसी बस अब खत्म है, इसके बाद लास्ट है एलसीआर, इसके बाद फिनिश। एलसी परिपथ लिख लीजिए। इसमें क्या होगा, एक लगाएंगे प्रेरकत्व, एक लगाएंगे संधारित्र, और दोनों को हम जोड़ देंगे किससे? प्रत्यावर्ती वोल्टता से। देखिएगा, ये कौन सा XL जिसका वैल्यू 1/ω L, और ये कौन सा
एक्स सी मतलब ओमेगा सी। यही दोनों था। सही लिखा ना कि उल्टा लिख दिया? उल्टा लिख दिया। देखो तुम सब भी ध्यान नहीं देते हो। एक्स एल क्या था? एक्स एल था ओमेगा एल और एक्स सी 1/ओमेगा सी। यही था ना? बोलो। अब सुनिए इसमें कैसे बनाएंगे तो सुनना। अगर मैं कहूं कि ये धारा है, मैं धारा को रेफरेंस लेके बना रहा हूं, ये क्या है तो मुझे बताइए प्रेरकत्व का विभवांतर किधर? जल्दी बोलो, अभी पढ़े हो। प्रेरकत्व का विभवांतर धारा से किधर? ऊपर की ओर। बोलो ना, तो बोलने में क्यों शर्मा रहे हो? ऊपर की ओर वीएल। बोलो संधारित्र का नीचे। मुझे धारा से तो कोई मतलब नहीं है, मैं तो विभवांतर को ही देख रहा हूं। बोलो विभवांतर में दोनों की दिशा क्या एक दूसरे के विपरीत है? अगर दोनों के एक दूसरे के विपरीत है तो मुझे बताइए सदिश में जब विपरीत होता है तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। अरे सदिश के योग में विपरीत दिशा में हो, 180 डिग्री पे हो तो क्या करते हैं? तो हमारा बन जाएगा VL माइनस। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम आ गई। VL और VC में कौन ज्यादा है यह हमें पता, तो हो सकता है VL ज्यादा हो या हो सकता है कोई भी ज्यादा हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं इसका क्या लगा दूंगा? मॉड। अब माइनस में भी आएगा तो खुद वो बन जाएगा। अब ये देखिए ये IZ बराबर मॉड लाने दो IXL माइनस IXC। धारा तो दोनों में सेम है, श्रेणी क्रम में है, तो I सबका कैंसिल। तो बोलिए Z इक्वल टू XL माइनस, याद रखिएगा इसका प्रेरकत्व तो होता है XL माइनस। यहां पे हमें पाइथागोरस लगाने की जरूरत। सुनना, अब टेक्निक दिमाग में बैठा लो। ओए ऐसे याद रखो, जब प्रतिरोध रहता है ना तभी पाइथागोरस लगाते हैं। इसमें प्रतिरोध है क्या? तो प्रतिरोध नहीं है तो पाइथागोरस लगाने की जरूरत। डायरेक्ट हो गया XL माइनस XC, या XC माइनस XL ही बोल सकते हैं। कौन बड़ा है ये भी पता नहीं, इसलिए मैंने इसका मॉड ले लिया, खत्म। तो देख लीजिएगा जब LC परिपथ कहे तो दोनों को घटा देते हैं। अच्छा इसमें विभव जो भी बने इसका जो कलांतर है वो कितना होगा? अरे इन दोनों का कलांतर कितना बनेगा? यहां कलांतर सीधा बन जाएगा क्या? इसका कलांतर बनेगा 90 डिग्री। कलांतर कितना बनेगा? 90 डिग्री। इसका शक्ति गुणांक cos 90 यानी कितना? अभी तो बताए थे कि प्रतिरोध ही ऊर्जा की क्षति करती है, प्रतिरोध है ही नहीं तो ऊर्जा का कोई क्षति, तो शक्ति गुणांक। अच्छा कोई बच्चा कहेगा सर आप पहले हमको पढ़ाए थे उससे नहीं बनेगा क्या? cos फाई इक्वल टू R/Z, उससे ही बन जाएगा। बोलो इसमें R का मान क्या प्रतिरोध है? प्रतिरोध नहीं है तो उसका मान 0। कोई बच्चा नहीं समझेगा तो R का मान 0 और Z कुछ भी हो, क्या ये 0 आएगा? तो आ तो गया शक्ति गुणांक 0, और शक्ति गुणांक 0 है इसका मतलब इसमें कोण कितना है? तो इस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। अब सिंपल सा बात है, अगर आपका VL ज्यादा होगा, अगर VL तो आपका जो विभव है वो विभवांतर जो है वो अग्रगामी हो जाएगा। अगर VC ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा हो गया तो नीचे बन जाएगा, तो जो विभवांतर है वो पश्चिमगामी बन जाएगा। ऐसे है। अब कौन ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन दोनों ही स्थिति में कलांतर कितना? 90। शक्ति गुणांक कितना? 0। अब आप इससे समझ लो या इससे समझ लो, आपकी चॉइस। R/Z से भी काम कर जाएगा, इसमें R है ही नहीं इसलिए उसका मान 0, तो शक्ति गुणांक भी 0। एक और बात ध्यान रखना, ओए माइंड में बैठा लो, शक्ति गुणांक कब 0? शक्ति गुणांक 0 होता है प्रेरकत्व और संधारित्र, ये दोनों शक्ति की क्षति नहीं करती है। और शक्ति की क्षति कौन करता है? प्रतिरोध। तो इसमें प्रतिरोध अगर नहीं है इसका मतलब इस परिपथ में जो धारा प्रवाह करेगी वो शक्ति का क्षति, यानी इस परिपथ में जो धारा प्रवाह हो रही है वो शक्तिहीन धारा है। शक्ति का क्षय यहां, और शक्ति का क्षय नहीं हुआ तो शक्तिहीन धारा या वाटहीन धारा। शक्ति का मात्रक वाट होता है ना, तो वाटहीन धारा भी कहते हैं। चलेगा? चलिए बस ये तो हो गया फिनिश। हमको LCR पढ़ना उसको बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले आप लोग हेडिंग डालिए चोक कुंडली। चोक कुंडली, चोक कुंडली, इसको कहते हैं चोक क्वाइल।
चौक कुंडली या चौक, परिभाषा लिख लीजिए। लिखाओ, उच्च प्रेरकत्व, इसमें किसको लेते हैं हम? प्रेरकत्व को। उच्च प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध, उच्च प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध, उच्च प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध की कुंडली को, की कुंडली को, की कुंडली को क्या कहते हैं? चौक कुंडली कहते हैं। की कुंडली को चौक कुंडली कहते हैं। चौक कुंडली कहते हैं। जिसका व्यवहार, जिसका व्यवहार, इसका काम क्या है? बिना ऊर्जा को नष्ट किए धारा के शक्ति को कम कर देता है। जिसका व्यवहार बिना किसी ऊर्जा को नष्ट किए, बिना किसी ऊर्जा को नष्ट किए, बिना किसी ऊर्जा को नष्ट किए धारा की शक्ति को, धारा की शक्ति को कम करने में किया जाता है। जिसका व्यवहार बिना किसी ऊर्जा को नष्ट किए धारा की शक्ति को कम करने में किया जाता है। एक मिनट, मोटा मोटी बात समझो। चौक कुंडली क्या है? प्रेरकत्व है। इसमें प्रेरकत्व है, यानी प्रेरकत्व को ही हम कहते हैं चौक, जिसका काम क्या है? धारा की शक्ति को, लेकिन प्रेरकत्व में कोई ऊर्जा की क्षति, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें शक्तिहीन धारा प्रवाह होती है। किसमें? चौक कुंडली में, यानी प्रेरकत्व में और संधारित्र में। तो अगर इसमें प्रेरकत्व उच्च है तो डोमिनेट कर जाएगा प्रेरकत्व। तो प्रेरकत्व में धारा की शक्ति को तो ये कम कर दिया, लेकिन इसने किसी ऊर्जा की क्षति होने, तो बिना ऊर्जा के क्षति किए या बिना ऊर्जा को नष्ट किए इसने शक्ति, धारा की शक्ति को कम कर दिया। कौन? प्रेरकत्व। तो इसी को कहते हैं चौक कुंडली। ये जो प्रेरकत्व आपको दिख रहा है ना, यही हमारा कौन है? यही हमारा है चौक कुंडली। यही प्रेरकत्व आपका चौक कुंडली। और चौक किसके साथ लगाए हैं हम? ट्यूबलाइट के साथ। उसका कुछ छोटा सा प्रतिरोध होगा। कोई आपसे पूछे कि इस परिपथ में बताइए तो प्रतिबाधा कितनी, तो आंसर रूट अंडर एक्सएल का स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, लिख लीजिए, खत्म। ओके, तो चौक कुंडली का जो है प्रतिबाधा कुछ, सॉरी, चौक कुंडली परिपथ का जो कुल प्रतिबाधा है वो कुछ इस प्रकार होता है। तो चौक कुंडली कौन है? किसको कहते हैं चौक कुंडली? प्रेरकत्व को। बोलो बोलो, चौक कुंडली किसको कहते हैं? उच्च प्रेरकत्व को, जिसका काम क्या करना है? धारा की शक्ति को और ऊर्जा की क्षति होने, खत्म। और इसका मात्रक ओ, याद रहेगा? बोलो बोलो, नगण्य प्रतिरोध मतलब बहुत कम प्रतिरोध, ना के बराबर, समझे? क्या हुआ? अगला लिखिए, शक्तिहीन धारा कौन होगा? मतलब किस परिपथ में शक्तिहीन धारा प्रवाह होती है? प्रेरकत्व और संधारित्र युक्त परिपथ में, यस और नो? तो अगला हेडिंग डालिए, शक्तिहीन धारा या वाटलेस करंट, या वाटलेस धारा भी कहते हैं। शक्तिहीन धारा, वाटलेस क्या? करंट। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। शक्तिहीन क्या? धारा। मैं पहले से ही जो पढ़ता था ना, तो मेरे अंदर इंजीनियर बनने के लक्षण थे ना।
तभी मैं देखता हूं तुम लोग का भी पाठ पुर्जा खोल देता हूं। देखो, वाटलेस करंट यानी शक्तिहीन, और खुद नाम से बताओ, शक्तिहीन मतलब जिस परिपथ में शक्ति की क्षय, खत्म, लिख दो अपने से, लिखो। जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर भी, धारा प्रवाह करे लेकिन शक्ति की हानि नहीं हो, धारा प्रवाहित होने पर भी, धारा प्रवाहित होने पर भी कोई शक्ति क्षय, कोई शक्ति क्षय नहीं होती है, कोई शक्ति क्षय नहीं होती है ना, कोई शक्ति क्षय नहीं होती है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा को, तो परिपथ में प्रवाहित धारा को क्या कहेंगे? शक्तिहीन धारा कहते हैं। तो परिपथ में प्रवाहित धारा को शक्तिहीन धारा कहते हैं। याद हुआ? अबे याद हो गया? सेंटेंस तो खुद से बना लोगे। जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित हो, धारा प्रवाहित होना चाहिए, धारा प्रवाहित होने पर भी कोई शक्ति की क्षय, धारा तो प्रवाह हो रहा है लेकिन कोई शक्ति की क्षय, अभी भी कोई शक्ति की क्षय नहीं होती है, तो फिर उस परिपथ में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? इसका उदाहरण पूछेगा तो नहीं कोई, लिखना तो इतना ही होता है लेकिन मैं समझाता हूं। इसका उदाहरण सुनो। अगर मैं प्रेरकत्व रखूं, क्या रखूं भाई? सिर्फ प्रेरकत्व। बोलिए इसका कलांतर कितना? 90। तो बोलिए इसका शक्ति गुणांक 0। बोलिए इसमें कोई शक्ति की क्षय होगी? इसका मतलब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कैसी? शक्तिहीन। अगर मैं संधारित्र ले लूं, इसको जोड़ दूं किससे? एसी से। अगर यहां पर भी आपसे कोई पूछे फाई का मान कितना? 90, तो यहां भी शक्ति गुणांक cos 90 0। बोलो कोई शक्ति की क्षय होगी? अगर मैं कहूं कि इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों का संयोजन ले लिया, क्या अभी भी इसमें कोई प्रतिरोध है? शक्ति का क्षय कौन करता है? प्रतिरोध। यहां पर भी आप देखेंगे तो फाई अभी निकाले थे कितना, तो इसका भी cos 90 0। सबका पावर फैक्टर आ रहा है 0, इसका भी बेचारे का पावर फैक्टर 0, इस बेचारे का भी पावर फैक्टर। यानी शक्तिहीन धारा किस परिपथ में होती है? जब आपका परिपथ संधारित्र या प्रेरकत्व युक्त होती है तो उसके अंदर जो धारा प्रवाह होती है वो कैसी धारा? शक्तिहीन धारा। याद रहेगा? तो आप लिख लीजिएगा। अरे इतना नहीं लिखना है, लिखोगे क्या? सब समझाने के लिए था। चाहो तो इतना लिख लो सिर्फ नीचे, प्रेरकत्व या संधारित्र युक्त परिपथ, प्रेरकत्व या संधारित्र युक्त परिपथ में शक्तिहीन धारा प्रवाहित होती है। संधारित्र या प्रेरकत्व युक्त परिपथ में शक्तिहीन धारा प्रवाहित होती है। प्रेरकत्व लगा हो या संधारित्र लगा हो तो उसमें कोई शक्ति की क्षय नहीं होती, यानी कौन सा धारा है उसमें? शक्तिहीन धारा। बोलो क्लियर? चलिए, इस तरीके से ये सब कहानी हो गई खत्म। अब हम लोग आपको बता देते हैं, क्या पता है? एलसीआर पढ़ा दे, 5 मिनट लगेगा, लिख लो तो। एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, बस खत्म है, लास्ट है अपना यही एलसीआर परिपथ। बोलो एलसीआर परिपथ क्या होता है? पता है किसी को? हाँ, इसमें क्या लगा होगा? एक एल लगा होगा यानी प्रेरकत्व, एक सी लगा होगा यानी संधारित्र, और एक आर लगा होगा यानी प्रतिरोध। इसमें ऊर्जा की क्षति होगी कि नहीं? आर है, आर आ गया तो ये चोर है, ये ऊर्जा का क्षति करा के रहेगा। ये लीजिए, तब तक ऊर्जा की क्षति नहीं होगी जब तक आपको संधारित्र और प्रेरकत्व मिले। लिख लीजिए,
इसका नाम एक्सएल, इसका नाम एक्ससी, इसका नाम आर। फिर से वही, अगर पूरा डिटेल में लिखना हो तो इसको मैं 2 पेज में लिखवा सकता हूं, लेकिन आपको बस समझा देता हूं, इतना ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत, लिखा हुआ कॉपी में ऑलरेडी आपका क्लास से है। सुनिए, इसलिए मैं आपको जस्ट ब्रीफली बता रहा हूं, है ना। देखिए, पहले आप बना लो, 2 मिनट में करते हैं खत्म। सुनिए, अगर मैं कहूं कि यह धारा के लिए मैंने बनाया आई, तो क्या आपको याद है कि जिधर धारा उधर ही प्रतिरोध का विभवांतर। ठीक है, बोलिए, अब तो याद भी हो गया होगा संधारित्र का। वेल डन। देखो, अभी तुमको सब याद हो गया, कल सब गायब हो जाएगा, कौन नीचे कौन ऊपर कुछ नहीं पता। बताओ, विभवांतर प्रेरकत्व का। वेरी गुड, ऊपर VL, नहीं कल भी है। और सुनो ध्यान से, क्या तीनों को जोड़ना पड़ेगा? 3 सदिश एक साथ आपको जोड़ना है, तो टेक्निक सुनो, पहले 2 को जोड़ लें। मान लेते हैं कि VL ज्यादा है, तुम VC भी ज्यादा मानोगे तो कोई दिक्कत, मान लेते हैं कौन ज्यादा है, VL अगर ज्यादा है तो बोलो क्या ये दोनों विपरीत है? तो विपरीत वाले को जोड़ेंगे तो आंसर जो निकलेगा इधर वो होगा VL माइनस, अभी तो पढ़े थे VL माइनस, अब इधर VL माइनस VC, उसके साथ VR का कितना कोण बन रहा है? 90। अरे VL माइनस VC है ना, उसका VR के साथ कोण, बोलो क्या इन दोनों के लिए पाइथागोरस लगाएंगे? तो अब इन दोनों का नेट अगर इधर निकालें हम, मान लीजिए ऐसे, तो देखो क्या बनेगा, इसको अगर V माने तो बाबू V बराबर होगा रूट अंडर, पहले इन दोनों को लिखेंगे VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। V बराबर हम जानते हैं I इंटू रूट अंडर, सबका वैल्यू बढ़ाते चलो। VL क्या होता है? IXL माइनस IXC, इस पूरे का प्लस IR, इन दोनों का भी। क्या I यहां से स्क्वायर होके बाहर निकलेगा? बाहर निकलेगा तो ये IZ, और ये बाहर निकला तो क्या I निकाल ले बाहर? I स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो I ही तो बचेगा। XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये I ने I को मार दिया। बस आपको ये याद करना है बाबू, Z इक्वल टू रूट अंडर XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस, खत्म। इसके बारे में अगर आप लिखना चाहेंगे तो सुनिए, इसको डिटेल में कैसे लिखा जाता है, सुनना। ओए, प्रतिरोध ऐसे लिखते हैं, प्रतिरोध के लिए विभवांतर और धारा की कला समान है। प्रेरकत्व के लिए प्रेरकत्व का विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है। संधारित्र के लिए संधारित्र का विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चगामी है। तो फिर ये पूरा चित्र बनाते हैं। तो LCR परिपथ में 5 मार्क्स में पूछता है, लिखवा दूं क्या एक्सप्लेनेशन? बट इस बार नहीं पूछेगा, ये भी डन है। तो आप बोलो लिखवाऊं नहीं लिखवाऊं? क्लास में लिखे थे ये सब, छोड़ो, आप ये बना लो सिर्फ। डर रहे हो क्या? नहीं पूछेगा, कह दिया नहीं तो हाँ, ये 5 बोलिए यहां से पूछ दिया तो ऑप्शन में भी तो होगा, 6 में 3 करना होगा। और बोलो सर उस 6 में से यही बनाते, हमारा मन था, हम नहीं बनाए तो 5 नंबर कम आएगा। 95 कम थोड़ी होता है। 10/5 क्या हो गया? VL माइनस VC बट्टे VR, यानी XL माइनस XC बट्टे R। इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, बस लिख दे रहा हूं। cos फाई ये भी होगा R बट्टे Z। सर cos फाई सबका R बट्टे Z ही हो रहा है, तो अच्छा तो है, तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि ज्यादा याद करना। पावर फैक्टर को क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक। जब तक है जान, हम में नहीं तुम में क्लास करने की। अरे 20 के बाद छोड़ दूंगा, 20 के बाद छोड़ दूंगा, 24 तक। चलो 24 तक, 2025 तक कहोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है।
ये है अपना LCR परिपथ। अच्छा, ये सब तुम अपने मन से अगर भाषा लिखना होगा तो नहीं लिख सकते हो? सुना, प्रतिरोध के लिए विभवांतर एवं धारा का कला समान। ये अगर लाइन जोड़ना हो, पेज भरना हो तो नहीं लिख सकते हो? सुनो सुनो, संधारित्र के लिए, संधारित्र का विभवांतर कला से 90 डिग्री पश्चगामी। प्रेरकत्व के लिए, अब तो सीख गए हो तुम लोग, प्रेरकत्व के लिए प्रेरकत्व का विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। सब में लिखते चले जाएंगे और फिर ये चित्र बना देंगे अगर 5 मार्क्स में लिखने के लिए बोला तो। और फिर ये सब बाकी तो सब सेम है, बाकी तो करवा ही दिया हूं। बस खत्म। अभी जल्दी जल्दी से एक टेबल बनाते हैं। घर 22:45 क्लास है। तुम सब भी ना क्लास, क्या तुम भी, तुम सब एकदम गरीब बच्चे हो। क्लास करके क्या करोगे? क्लास ही तो ये भी है, टेस्ट है तो टेस्ट 500 रुपया फाइन है तो डंडा, तो 500 फाइन ही दे देना। हम दोनों भाई मिलके खा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम अभी करो, अभी मैं 5 मिनट में छोड़ रहा हूं। नहीं, टेस्ट आप लोग दो, 5 मिनट लेट भी तो दे सकते हो ना। हाँ, अगर कोई वो करेंगे तो मैं सर को बोल दूंगा, बोलना कि सर बोले थे 5 मिनट का बचा हुआ था इसलिए खत्म करने के लिए, ठीक है? याद हो गया सबको? एक और चीज तुम लोग टेस्ट, मतलब टेस्ट के लिए बोल दीजिए तो नहीं जाएंगे। देखो कितना होशियार है, टेस्ट देना है। चलिए आगे बढ़े। सुनो, LCR हो गया, बस खत्म ही है। लिखिए अनुनादी, नाम सुने हो? अनुनादी LCR परिपथ। ये LCR परिपथ किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है ना, तो हम श्रेणी ही पढ़ रहे हैं सब। अनुनादी LCR परिपथ इंपॉर्टेंट है। अनुनादी LCR परिपथ। ओए, क्या आप सब जानते हैं अनुनादी LCR परिपथ का परिभाषा? बोलो, क्या आप लोग अनुनादी LCR परिपथ का परिभाषा जानते हो? बोलो कोई बच्चा। अरे नहीं जानते हो, दूर पगले। सुनो सुनो, पहले बताओ LCR परिपथ का Z कितना होता है? प्रतिबाधा बोल दो, मैं समझा देता हूं। कितना प्रतिबाधा? √अंडर XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस, सुनना अभी, अब आज के बाद नहीं भूलोगे। अनुनादी LCR का मतलब सब ध्यान दिमाग में बैठा लेना। अनुनादी LCR परिपथ का मतलब होता है वैसा LCR परिपथ, वैसा LCR जिसका प्रतिबाधा निम्नतम हो। जिसका प्रतिबाधा, अब खुद बताओ, प्रतिबाधा मतलब क्या? प्रतिरोध एक टाइप का। तो प्रतिबाधा निम्नतम है तो धारा उच्चतम हो, यानी जिसका प्रतिबाधा निम्नतम हो या धारा महत्तम हो या उच्चतम हो, तो वैसे परिपथ को कहते हैं अनुनादी LCR। याद हुआ? अनुनादी LCR परिपथ का प्रतिबाधा निम्नतम हो, प्रतिबाधा न्यूनतम हो, न्यूनतम भी बोल सकते हो या निम्नतम भी बोल सकते हो। तो जिसकी प्रतिबाधा निम्नतम हो या धारा उच्चतम हो तो उसे बोलते हैं अनुनादी LCR, है ना? निम्नतम को हम लोग न्यूनतम भी बोलते हैं ना, वो भी आप बोल सकते हैं। लिखिए, वैसी LCR परिपथ, वैसी LCR परिपथ जिसका प्रतिबाधा निम्नतम हो, जिसका प्रतिबाधा निम्नतम हो या धारा क्या हो? उच्चतम हो। जिसकी प्रतिबाधा निम्नतम हो या धारा उच्चतम हो उसे अनुनादी LCR परिपथ कहते हैं, उसे अनुनादी LCR परिपथ कहते हैं। अच्छा बोलो तो, इसको निम्नतम होने के लिए क्या करें? दिमाग लगाओ। अरे इसको निम्नतम होने के लिए क्या करें? R को 0 कर दें? नहीं, किसी को 0 कर देंगे तब तो जैसे LCR में तुम R को 0 कर दिए तब तो L और C बचा। L वाले को 0 कर दे XL को? नहीं नहीं, तब तो CR बचेगा। C वाले को 0 कर दे तब RL बन जाएगा। तो किसी को 0, लेकिन क्या इस पूरे मान को 0 कर सकते हैं? सुनना, इसको कम करना है ना। अगर मैं कहूं कि XL माइनस XC बराबर 0, सर अभी तो बोले थे 0 नहीं करना है। अरे किसी खास एक को
ऐसा करने से क्या हुआ देखो, XL बराबर XC, इसमें जीरो कोई हुआ? जीरो कोई नहीं हुआ, दोनों बराबर हो गया। लेकिन ये दोनों जैसे ही बराबर हुआ तो दिस माइनस दिस, तो बोलिए उस स्थिति में Z का निम्नतम मान, Z मिनिमम, बोल दो आप सब जल्दी से। जब ये जीरो हो चुका है तो बच्चा सिर्फ कौन? और आर स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो, यानी अनुनादी एलसीआर परिपथ में जो निम्नतम प्रतिबाधा होती है वो किसके बराबर होती है? और उस जगह पे कोई भी चीज जीरो नहीं होता है, एक्सएल बराबर हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये शर्त है क्या होने का? अनुनादी होने का। लिख लीजिए अनुनादी एलसीआर परिपथ में लिख लीजिएगा, ये लिख के और फिर नीचे लिख दीजिएगा, ये लिखने के बाद ये लिख दीजिएगा। क्या लिख दोगे? ऐसे लिख दो, प्रतिबाधा निम्नतम के लिए, प्रतिबाधा निम्नतम के लिए XL माइनस XC बराबर 0। तो क्या बन गया? XL बराबर XC। तो मुझे बताओ अनुनादी परिपथ का प्रतिबाधा कितना? R। याद करो, अनुनादी परिपथ का प्रतिबाधा R। उस जगह पे क्या हो जाएगा? XL बराबर जो आपका प्रेरकत्व है और संधारित्र है, दोनों का प्रतिघात हो जाएगा समान। चलेगा? एक छोटा सा लाइन और लिखो, अनुनादी आवृत्ति, बस खत्म। अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी और क्या? आवृत्ति। ओए, इसको सूचित करेंगे एफ नॉट से। बोलो तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगा? बोलो बोलो, खुद से बोल दो। वैसी आवृत्ति जिस पर एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा निम्नतम हो या धारा महत्तम हो। लिख लीजिए, वैसी आवृत्ति, वैसी आवृत्ति जिस पर, वैसी आवृत्ति जिस पर एलसीआर परिपथ, वैसी आवृत्ति जिस पर एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा निम्नतम हो, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा निम्नतम हो या धारा महत्तम हो, या धारा क्या हो? महत्तम हो, है ना, उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। बस हो गया। देखिए हमने क्या पढ़ा था अनुनादी के लिए? XL बराबर XC, यही पढ़े थे ना। देखो अभी सिद्ध कर देता हूं, याद रखिएगा इसको, फॉर्मूला को, ये जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। XL बराबर XC, XL का मान ओमेगा L, XC का मान 1/ωc। देखिएगा जब दोनों को गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। बोलिए ओमेगा का मान 1/√अंडर। एक ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ओमेगा बराबर अभी पढ़ाए थे 2 पाई f, 2 पाई तो 1/√अंडर LC। कई बार पूछता है f बताइए, इसी को मैंने बोला था अनुनादी आवृत्ति, तो मैंने f0 लिखा था। तो जब इसको f0 बना देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 पाई √अंडर। ये दोनों याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। अगर ओमेगा पूछे तो 1/√अंडर LC, अगर आपसे ऐसे आवृत्ति पूछे 1/2 पाई √अंडर LC। और आवृत्ति है तो इसका मात्रक हर्ट्ज में होगा। ये कोणीय आवृत्ति का भी मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज में ही होता है। चलेगा? अच्छा, थोड़ा सा एक आरेख देखो। ओए, धारा का और आवृत्ति का जब आरेख बनाते हैं ना, तो आपको पता है जिस समय अनुनादी होती है उस समय धारा सबसे बड़ा होता है। ओए देखो ना, सुनो, जिस समय धारा महत्तम होती है, धारा सबसे महत्तम कहां है देखो तो? क्या इस जगह पे? नहीं टच किया।
अरे इस जगह पे सबसे महत्तम धारा है, जिस जगह महत्तम धारा है उस जगह का जो हमारा आवृत्ति होगा वही होता है अनुनादी आवृत्ति। ये बना के दिखा दीजिए, धारा और आवृत्ति का आरेख है। बोलेगा एलसीआर बनाने के लिए तो डिटेल में ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, खुश हो जाएगा आपका मास्टर। छोड़ दूं अब? चलो छोड़ो, नहीं रहने दो, एक क्लास और ले ही लूंगा, बस हो गया। झूठे तुम सब टेस्ट नहीं देगा इस बहाने। इतना मेरा काम मेनली हो गया। दो चीज बताना, टेबल आपको बनवाना है एक, और वो तो बाद में भी कर लेंगे। एक चीज मुझे आप लोग सिर्फ याद दिला दीजिएगा, मुझे आपको पढ़ाना है क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, उसको कहते हैं क्यू गुणक। तो आप लोग को अगले क्लास में वो बता दूंगा। कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। हाँ कल खुला है, सेम टाइम में नहीं आ जाओगे? उस सब का भी खुला है, आ जाना, आ जाना बस कल भर। इसके बाद फिनिश करके कल जो है ना, बच्चा जल्दी छोड़ दूंगा कल आधा घंटा में, ठीक है? और इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रकाश। सुबह में नहीं मिलेगा तो 9 बजे सुबह थोड़ी होता है, 9 बजे दोपहर होने लगता है। 9 बजे तो एकदम धूप उप निकल जाती है, गर्मी में के महीना में लोग दोपहर जैसा महसूस होता है। चलो ओके, टाटा बाय बाय। आप लोग के 9 बजे ही सेम टाइम आ जाना, मस्ती में एकदम झूम झूम के, कोई टेंशन नहीं आएगी।